आउट करना है फॉर योर प्रिपरेशन, फॉर योर फाइनल एग्जाम प्रिपरेशन। दूसरा ये कि आई ट्राई के जो क्वेश्चंस आपके हों, मतलब आई एम नॉट श्योर, हमारी एक मीटिंग होनी है, मीटिंग के बाद डिसाइड होगा कि पूरा कोर्स कंटेंट रखना है, यानी कि मिड टर्म भी इंक्लूड करनी है उसका कोर्स भी, या इट हैज टू बी ओनली विद द फाइनल टर्म। बट इन एनी केस आई ट्राई कि आप लोगों का सिर्फ मिड टर्म के बाद वाला, मतलब मिड टर्म से लेके फाइनल टर्म के दरमियान जो कोर्स पढ़ाया है वो सारे वो ही इंक्लूड हो सिर्फ। ठीक है, उसमें आपको मतलब काफी हद तक आसानी हो जाएगी। अच्छा, एयर पोल्यूशन हमने कंप्लीट कर लिया था लास्ट लेक्चर में। आज हम वाटर पोल्यूशन को ऑलमोस्ट फिनिश करेंगे और उसके बाद विल जस्ट ब्रीफली डिस्कस थर्मल पोल्यूशन, न्यूक्लियर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन। सर बच्चों की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना है। बच्चों की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं। सर आपकी आवाज ठीक है, वाटर पोल्यूशन, मोस्ट वाटर पोल्यूशन दैट इज द रिजल्ट ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है, और ह्यूमन एक्टिविटीज में जाहिर है जो हमारे पास इंडस्ट्रीज हैं वो बहुत ज्यादा वेस्ट वाटर जनरेट करती हैं। उसके अलावा हमारे अपने हाउस होल्ड में बहुत ज्यादा वेस्ट वाटर यूज होता है, किचन के से वेस्ट वाटर यूज होता है, हमारे अपने जो पर्सनल यूटिलाइजेशन है पानी की, दैट इज ऑल्सो क्वाइट, see, those are all the one of the sources for the generation of the wastewater। ठीक है, तो आप ये चेक कर सकते हैं कि ये सारी की सारी कंडेमिनेशन जो उनसी है, यानी कि जो वेस्ट वाटर है वो जा रहा है वाटर बॉडीज के अंदर। वो बेशक लेक्स में चला जाए, रिवर्स में चला जाए, ओशंस में, एक्वीफर्स में, ग्राउंड वाटर में, दैट इज बेसिकली पोल्यूटिंग वाटर। ठीक है, और इन एनी केस, और इट इज द रिजल्ट ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज। अच्छा, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ द वाटर। See, we have this, it has a very simple structure। उसमें एक हमारे पास ऑक्सीजन एटम है, दो हाइड्रोजन एटम। ठीक है, एंड इसके अलावा जो हाइड्रोजन जो अटैच हुए हैं ऑक्सीजन के साथ, दे आर अटैच बाय कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, जिसमें कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है। एग्जैक्टली, म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बनता है। ठीक है, देन इट्स अ पोलर मॉलिक्यूल, जिसका मतलब ये है कि सिंस ऑक्सीजन इज ऑक्सीजन, पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है वैसे? जो पोल्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं उसमें। बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्यों बनता है पोलैरिटी क्यों आती है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर? सर ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। नेगेटिवली क्या आती है? ability of an atom to Sir, attract a shared जो pair of ज्यादा electrons नेगेटिव towards होता है वो itself। ज्यादा अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से फिर वो इक्वल शेयरिंग हो जाती
बिल्कुल ठीक है, जिसकी वजह से उनकी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, यानी चार्ज जो सा उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आ जाता है और ऑक्सीजन के ऊपर बिकॉज इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है बिकॉज दैट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो फिर पॉजिटिव और मतलब दो मॉलिक्यूल्स अगर हों पानी के तो उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होती है। किस वजह से होती है? बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्शियल नेगेटिव एटम एंड पार्शियल पॉजिटिव एटम ऑफ द टू मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये बताओ कि कौन सी बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग है, कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है या हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन। ज्यादा? हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा strong हाइड्रोजन। सर कोविलेंट। कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कोवलेंट बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग है। और देखे ना, फॉर एग्जांपल अगर हम हीट अप करते हैं पानी को तो पानी बेसिकली इवेपोरेट्स, राइट? बट वाटर मॉलिक्यूल तो चेंज नहीं ना होता, मॉलिक्यूल रिमेन्स एट एज इज। ठीक है, सिर्फ उसकी फेस चेंज हो जाती है लिक्विड से गैस। दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल्स व्हिच डेमोन्स्ट्रेट्स के hydrogen bonding is has low strength as compared to that of covalent bond। ठीक है। ऑल्सो अगर आप NaCl का स्ट्रक्चर चेक करेंगे दैट NaCl ज़ाहिर है सोडियम क्लोराइड नमक, दैट इज बेसिकली सॉलिड, और उसके अंदर कुछ अरेंजमेंट्स इस किस्म की होती है जिसमें क्लोराइड आयंस जो हैं नेगेटिव एंड सोडियम जो हैं पॉजिटिव एंड दे आर वेरी, उसी एक क्रिस्टल बना होता है, क्रिस्टल लैटिस जिसको कहते हैं, एक बड़ा सिंक्रोनाइज स्ट्रक्चर होता है जिसमें ऐसी आयनिक आयंस जो दूसरे के सर साथ आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, ड्रॉप हो रही है। ड्रॉप। अच्छा चलो, अब इंटरकनेक्शन का मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, मेरे पास बड़ा फिट किस्म का इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल है, लेकिन अगर उसमें भी इश्यूज आ रहे हैं तो यार आई कैन नॉट हैंडल दैट। सर जो बच्चों की रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट करनी। सर वो एक आपकी आवाज़ आती है फिर पीछे चली जाती है फिर आती है, इस तरह हो रही है। अच्छा अब आ रही है सही? अच्छा मेरी बात सुनो, जहाँ पे जो इश्यूज आए ना आपने फौरी बताना है कि जी आवाज सही नहीं है, ताकि मैं उसको थोड़ा सा रिपीट कर दूंगा। रवि आपकी वॉइस ओके को सर। अच्छा तो खैर बहरहाल अब हम कहाँ पे पहुंचे थे? हाँ जी, जाहिर है जब NaCl पानी में डिसॉल्व होता है तो how सर बेसिकली आपकी होता है वॉइस दोबारा वैसी ही हो गई है, कभी आहिस्ता हो रही है कभी ज्यादा हो रही है। यार यस सर। भाई असूली तौर पे मतलब अगर हो रही है तो मैं क्या कर सकता हूँ? सर फिर आहिस्ता हो गई है बहुत। ऐसा हो गया फिर? ये माइक का इशू है, नेट का। यस सर, आपके माइक का इश्यू होना है। यार माइक तो एक मिनट सिर्फ चेक करो, मैं एक मिनट होल्ड करो। यार मेरे पास बेसिकली हैंड फ्री एक है, और मैं ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता हूँ कि मैं अपना इसका माइक यूज करूँ लैपटॉप का। तो अब मुझे अब आवाज ठीक आ रही है या नहीं आ रही? यस सर। अच्छा ठीक है, खैर बहरहाल यहाँ तक आपको मेरा ख्याल है चीज़ों की समझ आ गई है। दीज आर वेरी बेसिक नॉलेज, या आपने बहुत सी चीज़ें पहले भी पढ़ी होंगी। ठीक है, उसके बाद हाँ जी, वाटर सर कंटेंट रिक्वेस्ट हो रही है। एक्सेप्ट कर ली कुछ स्टूडेंट्स की। मेरा ख्याल है मैं सिर्फ रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता हूँ और मैं पढ़ाऊँ ना आप लोगों को। अच्छा जनाब, फिर अब हमारे पास है पॉइंट सोर्सेस। अच्छा यहाँ पे ना हम सोर्सेस डिस्कस करने लगे हैं कि पॉइंट सोर्सेस क्या होते हैं और नॉन पॉइंट सोर्सेस क्या होते हैं। मैं पहले अब सारी चीजें कर लूँ ताकि मैं ऐड भी बच्चों को आसानी से किया। ठीक है, जो पॉइंट सोर्सेज हैं वो
अच्छा, जो पॉइंट सोर्सेज हैं दे बेसिकली दे आर वेरी इजी टू आइडेंटिफाई, यानी कि वो एक सर्टन लोकेलिटी से वो जनरेट होंगे। फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर कोई आपके पास फीड लॉट्स हैं एनिमल्स की, या ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, या इंडस्ट्रीज हैं, तो हमें पता है कि उनका एक फ्लुएंट है, ठीक है, उनका वेस्ट वाटर जनरेट होगा ही होगा। तो दैट इज वेरी इजी फॉर अस टू यू सी आइडेंटिफाई के ये ज़ाहिर है इस लाइन को अगर हम ट्रेस बैक करें कि दैट इवेंचुअली कम्स फ्रॉम द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। या एनिमल फीड लॉट्स क्या होते हैं बाय द वे, अगर किसी को नॉलेज हो तो? सर जो एनिमल के खाने के लिए नहीं सर। नहीं नहीं, खाने के लिए नहीं। और कोई बताना चाहे यार, एनिमल फीड लॉट्स, व्हाट एग्जैक्टली आर एनिमल फीड लॉट्स? कोई किसी का फार्म हाउस है? जी सर। हाँ जी, तो फार्म हाउस मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, ठीक है। तो आपका किस किस्म का मतलब किस टाइप का फार्म हाउस है बेसिकली? सर वो डेयरी फार्म है जो काउज और बफेलोस का होता है। वेरी गुड, ठीक है। तो बेसिकली दैट इज आल्सो नोन एज एनिमल फीड लॉट्स। आपने वहां पे जानवर पाले होते हैं बहुत ज्यादा, मुर्गी खाने जिस तरह होते हैं, ठीक है, चिकन वाली सारी, मतलब जहाँ पे चिकन की ब्रीडिंग होती है, you see they are all known as animal feedlots, all those stuff basically known as animal feedlots, ठीक है। और sewage treatment plants, any guy, anyone has any idea about the sewage treatment plants? sewage treatment plants basically ना, देखें, हर जो मॉडर्न सिटी है फॉर एग्जांपल, वहां पे आपका जो सीवेज वेस्ट है, यानी जो हाउस होल्ड वेस्ट होता है, बेसिकली वेस्ट वाटर, वो सारे का सारा ट्रीटमेंट प्लांट्स में जाता है। ट्रीटमेंट प्लांट्स में बकायदा उनकी ट्रीटमेंट होती है बिफोर दे दे पुट द एफ्लुएंट, द ट्रीटेड वाटर बैक इनटू द रिवर्स और लेक्स और ओशंस और व्हाटएवर, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव दोज मच, आई मीन दोज मच ऑफ द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, ठीक है। अगर हैं भी तो देयर एफिशिएंसी इज नॉट वेरी गुड, ठीक है। यही वजह है कि हमारा ग्राउंड वाटर इज आल्सो कंटामिनेटेड, ठीक है। लाहौर का खास तौर पे सी, लाहौर वी हैव अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज अराउंड इन विद इन एंड अराउंड लाहौर, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई यू सी वी डोंट हैव वी डोंट हैव वेरी गुड क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, खास तौर पे जो हमारा ग्राउंड वाटर है। एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू रिलाई ऑन द ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, जिस तरह गोरमे है या सी नेस्ले है और एक्वाफिना और पता नहीं, आज तो खैर आजकल काफी कुछ कंपनीज निकल आई हैं, ठीक है। तो बाय द वे, बहरहाल इन एनी केस, पॉइंट सोर्स वो है दैट आर बेसिकली इजी टू आइडेंटिफाई, ठीक है। और वहां पे जो प्लूटेंट्स हैं दे कम फ्रॉम दैट सिंगल प्लेस, फॉर एग्जांपल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, फैक्ट्रीज। अच्छा, अब नॉन पॉइंट सोर्सेज जो हैं वो क्या होते हैं? दे आर वेरी सर जी सर ये सिंगल प्लेस दोबारा बता दें। इसमें क्या मुश्किल क्या है वैसे? आप पहले मुझे अपना क्वेश्चन बताएं। नहीं, ये प्लूटेंट्स कम फ्रॉम अ सिंगल प्लेस, ये वाली चीज रिपीट कर दें। ये सिंगल प्लेस का आप मतलब ये है कि या देखे ना, अगर कोई ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है और वहां से वो अपना वेस्ट जनरेट करके बाहर निकालें, तो हमारे लिए बड़ा आसान है उसको आइडेंटिफाई करना, ठीक है ना? ठीक है, ओके ठीक है। हम ये मतलब हम ये भी बात करते हैं कि इट्स वेरी इजी के मैंने रिकॉर्डिंग भी नहीं की है, एक मिनट। अच्छा जी, तो पॉइंट सोर्सेज दे कम फ्रॉम द सिंपल प्लेस, वेरी इजी टू आइडेंटिफाई। और नॉन पॉइंट सोर्सेज जो हैं दे आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, यू बेसिकली कैन नॉट आइडेंटिफाई कि ये इनका सोर्स क्या है बेसिकली, बिकॉज प्लूटेंट्स, ये जो नॉन पॉइंट सोर्स है जो प्लूटेंट रिलीज होते हैं, उनकी वैरायटी भी ज्यादा होती है, ठीक है। और उनकी कॉम्पोजिशन इज वेरी, ठीक है। एंड इट इज वेरी हार्ड फॉर अस टू बेसिकली आइडेंटिफाई कि ये पोllutants कहाँ से आते होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये डायग्राम में देखें तो जो फॉर्म्स हैं, ये लॉन्स हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं,
जो माइनिंग ऑपरेशन है या अबंडेंट माइनिंग साइट्स हैं, ये सारे, और रेजिडेंशियल एरियाज जितने भी हैं, देखें पूरे रेजिडेंशियल एरिया का सिवेज का एक ही आउटलेट है, आउटलेट में बहुत से घरों की सिवेज आ रही है, तो वी बेसिकली इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू आइडेंटिफाई कि यार ये किस घर से आ रही होगी, सही है। तो दैट इज व्हाई दे आर नॉन पॉइंट सोर्सेज, वेरी हार्ड टू आइडेंटिफाई, ठीक है। एंड प्लूटेंट एक्चुअली कम्स फ्रॉम, यू सी, मैनी सोर्सेज, मैनी प्लेसेस एट अ सिंगल टाइम। और इसके एग्जांपल्स क्या हैं, फार्म्स एंड लॉन्स हैं। अब फार्म लॉन्स के अंदर क्यों बात हम करते हैं, बिकॉज वी यूज पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स भी हम यूज करते हैं, तो उनकी वजह से यू सी द कंपोजिशन बिकम्स इवन मोर कॉम्प्लेक्स। अगर आप ये डायग्राम देखें, आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे सारे नॉन पॉइंट सोर्सेज दिए होंगे, राइट साइड पे उनसे वो पॉइंट सोर्सेज दिए हुए हैं, और दरमियान में पोल्यूटेंट्स दिए हुए हैं कि क्या। अच्छा, ऑयल स्पिलिंग जो सी है, दिस इज ऑल्सो ए पॉइंट सोर्स, क्योंकि इट्स वेरी इजी टू आइडेंटिफाई कि ऑयल स्पिल हुआ है, एक गुजारिश है, किसी टैंकर, ऑयल टैंकर से स्पिल हुआ होगा, दैट इज व्हाई यू सी इट इज आल्सो नोन एज पॉइंट सोर्स। अगर मैं एग्जाम के अंदर क्वेश्चन दूं, फॉर एग्जांपल व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉइंट सोर्स एंड नॉन पॉइंट सोर्स, तो आपके लिए बड़ा आसान होना चाहिए। या इफ आई write two major differences between point sources and non-point source, ठीक है। और if I say, for example, what are the examples of, point out some examples of point sources and non-point sources of water pollution, you see इस तरह के questions अगर आए तो you guys have to, मतलब आपके लिए बड़ा आसान होना चाहिए इसको पढ़ने के बाद to be able to answer all those questions। सर एक गुजारिश है, जी जी फरमाएं। सर ये जूम कर दें थोड़ा सा डायग्राम। यार एक्चुअली हाँ, मैं जूम कर देता हूँ। मैं एक्चुअली मैं इसको मैं आपको प्रेजेंटेशन मोड में लाजमी ले गया था, यानी जो जिसे कहते हैं स्लाइड मोड, लेकिन मैं लेके आना नहीं चाहता क्योंकि बार बार मुझे एस्केप करना पड़ता है। बहुत से स्टूडेंट्स जो उनसे हैं वो क्लास, मतलब इंटरनेट कनेक्शन की वजह से लीव करते हैं, बाज आना पड़ता है, फिर बाज का दरमियान में आते हैं, और इस वही नो प्रॉब्लम, बस जब डायग्राम आए तो वो जूम कर दीजिएगा, बाकी ठीक है मैं वो कर देता हूँ। अच्छा, अब जो अगली चीज है दैट ये है टाइप ऑफ द वाटर पोल्यूटेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इकोलॉजी। अच्छा, अगर हम ब्रॉड क्लासिफिकेशन करें वाटर पोल्यूटेंट्स की, बेसिकली वी हैव सी 5 मेजर टाइप ऑफ वाटर पोल्यूटेंट्स। द फर्स्ट वन इज माइक्रोबियल। माइक्रोबियल का मतलब यह है कि द वाटर माइट हैव a lot of pathogens, बैक्टीरिया भी, प्रोटोजोआ, वायरसेस, ठीक है। और ये कुछ टिपिकल एग्जांपल्स हैं, सॉल्मोनेला, नोरोवायरस या इकोलाई, ठीक है। ये सारी की सारी बैक्टीरियाज हैं, कुछ वायरसेस भी हैं इनमें से, ठीक है। और ये दे कॉज आल्सो, मतलब अगर जाहिर है इफ यू कीप ऑन ड्रिंकिंग वाटर दैट इज नॉट क्लीन और दैट हैज अ लॉट ऑफ पैथोजेंस, ऑफ कोर्स you know you will have a lot of certain diseases, for example cholera और टाइफाइड। कोलेरा क्या होता है? कोलेरा सर हैजा, हाँ हैजा, उर्दू में हाँ हैजा कहते हैं। और डायरिया इज आल्सो वन ऑफ द टिपिकल एग्जांपल्स जो कि माइक्रोबियल एक्टिविटी अगर पानी में ज्यादा हो तो उसकी वजह से होते हैं, ठीक है। सिमिलरली you see we have certain organics, आपको पता है कि you see मतलब we use anthropogenic activities है, we use a lot of petroleum products even in our houses, and similarly farming agriculture के अंदर we use insecticides and herbicides, ठीक है। detergents हम use करते हैं on small scale within our houses, similarly cleaners and disinfecting cleaners हैं, और बहुत सी drugs हैं जो हम discard भी करते हैं, ठीक है। तो all these stuff are mostly organic, mostly like to the maximum extent they are actually organic, you can say that more than 95% all organic, ठीक है। जाहिर है जब organic concentration भी पानी में ज्यादा होगी, ठीक है, ये सारी चीजें भी आएंगी, तो eventually see human body cannot tolerate everything, ठीक है। and then eventually there will be different diseases, for example leukemia, sort of blood cancer, lymphoma भी ब्लड कैंसर है। इसमें जो आपकी जो लिम्फोसाइट्स हैं, ब्लड की एक कंपोजिशन के अंदर लिम्फोसाइट्स भी होते हैं। लिम्फोसाइट्स जो आपका इम्यून सिस्टम को तगड़ा करते हैं, दे आर बेसिकली लिम्फोसाइट्स। उनका
number है, that basically disturbs a lot, ठीक है, which also cause cancer. Similarly, tumors in major organs, for example, thyroid glands, kidney, testicles, यहाँ पे आपको you can have a lot of tumors. ठीक है, पाकिस्तान में unfortunately because of poor water quality, drinking water quality, all these diseases की जो disease of मतलब burden of disease है, that is basically it's very heavy actually as far as the population and water quality is concerned. ठीक है, for the case of inorganic material, inorganic में normally we see ammonium based fertilizers भी हम use करते हैं, ठीक है, तो that is also a source of a pollutant that is actually ends up in the water body, ठीक है, and similar is the case with the heavy metals, ठीक है, lead, argon, ठीक है, you see they are also carcinogenic. For these heavy metals, they are extremely carcinogenic. For example, lead जो है, depending upon the exposure time and the amount and the concentration, it can damage your kidneys, liver, central nervous systems. It is also cancer causing, ठीक है, तो lead जो है वो आपके joints में भी, you see if at the later stages if you keep on drinking a lot of water that has this heavy metal such as lead, तो आपके जो joints हैं वहाँ पे जाकर lead deposit हो जाता है, and it causes a lot of trouble, a lot of pain, and as well as movement restrict हो जाती है. So these are the issues basically that humans eventually have to face, you see, in case of drinking water that is not of very good quality. अच्छा, ये एग्जाम्पल में आप अगर मैं आपको ये बेसिकली दैट वाज हेवी मेटल कंटामिनेशन, ये चाइना में एक स्टडी हुई थी, उसके अंदर यू सी दे वहाँ का कोई एक लेक है, आई डोंट रिमेम्बर द नेम राइट नाउ, बट उन्होंने उनके कुछ सैंपल्स लिए, उन्होंने देखा कि कैडमियम भी है, कॉपर भी है, क्रोमियम भी है और लेड भी है, और उन्होंने फिर उस लेक की जो फिश है, जो कि बहुत से शॉप मतलब फिश बेसिकली इज अ वेरी कॉमन ईटेबल फूड, जो कि लोग मतलब ऑफ कोर्स ग्रिल्ड फिश है या खाते हैं, तो उस फिश के जब टिश्यूज का इन्होंने एनालिसिस किया तो दे फाउंड ऑल दीज हैवी मेटल्स. अगर टिश्यूज में हैवी मेटल हैं तो जाहिर है जब कोई खाएगा उसको, इररेस्पेक्टिव के वो ह्यूमंस हैं या एनिमल्स हैं, तो इवेंचुअली फूड चेन में हमारी आ जाएगा. ह्यूमन फूड चेन में आएगा तो इवेंचुअली वी आर आल्सो टेकिंग ऑल दोस हेवी मेटल्स, ठीक है, and heavy metals have they are all carcinogenic depending upon the concentration. So that study suggested that the sources were basically from the wastewater जो उसके surrounding areas में थे, ठीक है, जो तो कुछ तो शायद डायरेक्ट जो उनसे वो डिस्चार्ज कर रहे हो लेक के अंदर, and but sometimes are also mishandling for the case, especially in case of leakages. अगर लीकेज हो जाए किसी पाइप के अंदर तो that eventually contaminates ग्राउंड वाटर से, इसी वो लीच आउट होता वो सारे के सारा वो लेक में आ सकता है. These sort of complicated processes actually happen, which eventually result in significant impact on human life. अच्छा, उसके बाद you see then we have this macroscopic pollutants. Macroscopic, it means visible, they're large, together there are certain large visible items such as plastic in form of pellets or shopping bags in the form of strings, it's of wood and metal. They are very dangerous for the marine animals, and they can also cause diseases eventually when chemical reaction या chemical breakdown होता है उन metals का, तो metals की certain concentration end up in the water. अगर आप वो water, if you are drinking that water, again same problem will happen. तो ये राइट साइड पे जो आपको फोटोग्राफ है, that is basically a whale. ये इस whale कहीं इनको मिली है लोगों को on the जो क्या उसे कहते हैं शोर के ऊपर, तो वहां पे उन्होंने इसका स्टमक यहाँ पे अगर आपको नजर आ रहा होगा तो तकरीबन उन्होंने you see a lot of plastic bags, ठीक है, डिफरेंट मेटालिक चीजें भी थी जो इस whale ने इनहेल तो नहीं कहना चाहिए, बेसिकली डाइजेस्ट कर ली थी या इंजेक्शन कर ली थी, जिसकी वजह से ठीक है ये सारे के सारे मटेरियल इसके स्टमक में आ गया और उसकी वो डेथ हो गई. तो
the amount of the material was approximately 13 pounds, 13 पाउंड का 13 pounds, यानी मेरा ख्याल है कि अगर आप इसको 7-8 kg के राउंड अबाउट ये सारे विजिबल माइक्रोस्कोपिक पोल्यूटेंट्स इसके स्टमक से निकले थे। ठीक है, रिगार्डलेस ये तो इसकी डेथ होगी, लेकिन अगर आप वही फिश, छोटी फिश, अगर आप इफ यू ईट दैट अप, ठीक है, तो जाहिर है कंटेमिनेशन तो फिश में भी हुई होगी, वो कंटेमिनेशन इवेंचुअली आगे ह्यूमन बॉडी में जाएगी, यू नो, देन देयर विल बी अ लॉट ऑफ ट्रबल। ठीक है, सिमिलरली देन वी हैव थर्मल पोल्यूटेंट्स। थर्मल पोल्यूटेंट्स का मतलब यह है कि इट हैज समथिंग टू डू विद द टेम्परेचर। या तो पानी का टेम्परेचर उन पोल्यूटेंट्स की वजह से बहुत ज्यादा हो जाता है, या पानी का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यूज ऑफ अगर कोई इंडस्ट्री किसी लेक के या किसी वाटर बॉडी के आसपास ऑपरेट कर रही है, एंड इफ दैट इंडस्ट्री इज टेकिंग अप द लेक वाटर एज ए सोर्स ऑफ कूलेंट, एज ए कूलेंट, और वो हीट एक्सचेंज करने के बाद हॉट वाटर जोन से वो पंप वो दोबारा उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं लेक के अंदर, तो इवेंचुअली द टेम्परेचर ऑफ द लेक वाटर विल इंक्रीज। ठीक है, इंक्रीज होने की वजह से यू सी ये जो मरीन लाइफ है या मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं, फिश है, यू नो, ओशंस के अंदर या सीज के अंदर या इवन रिवर्स के अंदर मुख्तलिफ डेप्थ्स में होती है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर, विजिबिलिटी, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जब ज़ाहिर वाटर बॉडी का टेम्परेचर चेंज होगा तो एज ए उसके रिजल्ट में इनहेबिटेंट्स जो हैं, जो मरीन इनहेबिटेंट्स हैं, ठीक है, वो इफेक्ट होंगे, उनकी लाइफ को तो थ्रेट है ही है, उसके अलावा उनकी फूड को भी थ्रेट है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या जो और ऑर्गेनिजम्स दैट बेसिकली act as a food ingredients for those marine organisms. So, बहरहाल, in any case, ठीक है, थर्मल पोल्यूटेंट्स जो हैं वो पानी के टेम्परेचर को ज़्यादा कम करते हैं इवेंचुअली, यू नो, इट इज़ अ ग्रेट थ्रेट फॉर द मरीन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जितना ज़्यादा वाटर टेम्परेचर होगा उतनी डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होगी। अगर डिजॉल्व ऑक्सीजन उतनी कम होगी तो जाहिर है जो अगर इफ देयर इज अ लॉट ऑफ मरीन ऑर्गेनिज्म, उनके लिए क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन विल बी वेरी लेस। अगर क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन विल बी वेरी लेस तो इवेंचुअली देयर आर चांसेस कि वो यू सी दे डाई वेरी क्विकली। ठीक है, एंड देन ठीक है, और उसके अलावा फूड चेन की कंपोजिशन जो मैंने ख्याल है पहले भी एक्सप्लेन की है ये सारी चीज़, और उसके अलावा इट आल्सो रिड्यूस द बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बाज़ का वो स्पीशीज जो हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ दी सडन चेंज ऑफ इवेंट्स या चेंज ऑफ टेम्परेचर की वजह से वो स्पीशीज, ठीक है, दे वेनिश आउट हो जाती है। अच्छा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का? सर बच्चे कह रहे हैं कि ऐड करने हैं। यार मुझे तो कोई नहीं अभी भाई, देखो इट्स वेरी क्लियर एक्चुअली। अच्छा जी, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो वी कैन मूव फॉरवर्ड। अच्छा जी, हमारे पास दो चीजें हैं बेसिकली, दो वेस्ट वाटर है जो मेजरली अगर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करें तो एक है डोमेस्टिक वेस्ट वाटर, ठीक है, और एक है इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। मैं इनकी ना आपको थोड़ी बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स के मतलब इन्फॉर्म करूंगा। फॉर एग्जांपल, जो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर है, दैट इज द वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम हाउस इन अपार्टमेंट्स, इट इज आल्सो नोन एज सैनिटरी वेस्ट। ठीक है, इनकी तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहला फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब यह है कि उसका टेम्परेचर क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, उसका कलर क्या है, और उसकी जो विजिबल उसमें पोल्यूटेंट्स हैं इन टर्म्स ऑफ सॉलिड्स वो कौन कौन से हैं। केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी चीजें हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज हैं that we exactly they are not visible actually, but we really want to know. For example, pH, dissolved oxygen, ठीक है, ऑक्सीजन डिमांड, न्यूट्रिएंट्स, उसके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस कितने हैं,
ठीक है, एंड सिमिलर इज द केस विद द बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स कितने हैं, जिसमें पहले मैंने बताया आपको कि जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है या माइक्रोब्स हैं वो क्या क्या है। माइक्रोब्स कौन कौन से होते हैं? वही बैक्टीरिया, वायरसेस और पैरासाइट्स। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, ये इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर का मतलब यह है कि ऐसा पानी दैट इज बीइंग जनरेटेड फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज। ठीक है, अब इनकी हर वेस्ट वाटर की कंपोजिशन डिफरेंट होती है डिपेंडिंग अपॉन द ऑपरेशन के एक सर्टेन इंडस्ट्री में क्या ऑपरेशन हो रहा है और क्या प्रोसेस चल रहा है उनका अपना मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, टिपिकल कंपोजिशन ऑफ द इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, उसमें नॉर्मली वी चेक टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स, इनको टीएसएस कहते हैं। then total dissolved solids, TDS, and then heavy metals. Heavy metals का तो आपको पता चल गया, there are a lot of metals that are actually that can contaminate water and they are basically soluble in water. एग्जाम्पल्स आपके पास है, समथिंग कॉपर है, क्रोमियम, ठीक है, निकल, लेड वगैरह वगैरह। टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स का मतलब यह है कि वो वाले पार्टिकल्स चीज है, वैसे कोई आइडिया है? जी सर है। हाँ बताओ। सर सिल्ट होती है जो आपके रेजर्वायर्स के अंडर होती है ना, जो वाटर रिसोर्सेज होते हैं उनके साथ वॉश अवे आता है अलूवियल फैंस में, तो वो सिल्ट फॉर्म करता है। होता सैंड ही है बट वॉश्ड अवे होता है सॉइल से। होता सैंड ही है बेसिकली, but sand is in the form of particles, right? But silt, John said, that is in the form of deposition. Fine sand. Fine sand that is deposited in any kind of water storage facility within pipelines, that is also known as silt basically. Silt की composition sand से different होती है, of course depending upon the material of construction of the reservoirs या जो water storage tanks हैं, it depends, ठीक है, but composition is slightly different from that of sand. ठीक है, और टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स का मतलब यह है कि जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक्स हैं, कैन बी इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, कैन बी इन आयनिक फॉर्म, कैन बी इन कोलाइडल। क्या होता है मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन? सर जब वो मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं आपस में? नहीं जुड़ते तो नहीं है मॉलिक्यूल्स। कोलाइडल सॉल्यूशन टकराते हैं आपस में। और कोलाइड का मतलब आपने उससे अंदाजा लगाया कि वो ऑफ कोर्स मतलब टकराते, तो आप टकराना नहीं, बेसिकली मिक्सिंग आप कह सकते हैं। सर ऐसे सॉल्यूशन के जो सोल्यूट पार्टिकल्स है ना वो विजिबल हो लेकिन बहुत स्लाइटली सस्पेंडेड हो। हाँ ठीक है, दे आर एक्चुअली विजिबल पार्टिकल्स, विजिबल होते हैं, ठीक है, बट दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट इज बेसिकली कोलाइडल सॉल्यूशन। सस्पेंशन के केस के अंदर जब आप उसको रखेंगे फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जो लार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो सस्पेंशन के वो बिल्कुल नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है ना। ग्लास के अंदर अगर आप रेत लें, अगर आप उसको घुमाएं फॉर एग्जांपल, तो फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो होमोजेनियस मिक्सिंग होगी, लेकिन जो ही आप उसको स्टिल करेंगे आफ्टर फॉर एग्जांपल 3 मिनट्स और 2 मिनट्स और 5 मिनट्स, ठीक है, तो रेत सारी की सारी नीचे बैठ जाती है, ठीक है, तो दैट इज नॉट कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइड के अंदर द टर्बिडिटी पार्टिकल्स आर दैट मच स्मॉल कि they remain in the suspended form, ठीक है, बट देयर साइज इज एक्सट्रीमली स्मॉल कि वो हम उनको टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स के केस में कंसीडर करते हैं, ठीक है, वी अज्यूम कि वो डिसॉल्व हुए होते हैं। अच्छा जी, आगे हमारे पास है कौन सा टॉपिक? हाँ जी, वाटर क्लोरिनेशन, ठीक है, और एक्सेसिव क्लोरिनेशन को हम स्टडी। क्लोरीन, आप में से किसी ने सुना हो कि पानी के अंदर हम क्लोरीन ऐड करते हैं फॉर सर्टेन पर्पस? यस सर। अच्छा, क्या पढ़ा है, क्या आपकी क्या इंफॉर्मेशन है आपको इसके मतलब? पानी को साफ करने के लिए, पूल्स को साफ करने के लिए होती है, पूल साफ करने के लिए क्लोरीनेशन करते हैं। वाटर को प्योर करने के लिए। यस सर। ठीक है, स्लाइड्स में इन एनी केस ड्रिंक
ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए भी हम क्लोरीनेशन करते हैं। ठीक है, स्विमिंग पूल्स के अंदर हम ज़्यादा पैथोजेनिक एक्टिविटी क्या होगा, you will have side effects. For example, अगर स्विमिंग पूल के अंदर if we keep on मतलब अगर हम बहुत ज्यादा क्लोरीन उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, बैक्टीरिया तो मरेगा ही मरेगा, हमारे लिए भी बहुत ज्यादा नुकसानदेह। ठीक है, और आप आई एम नॉट श्योर कि स्विमिंग कौन कौन करता है, लेकिन अगर कोई स्विमिंग करता है तो उसको बड़ा अच्छे से आइडिया होगा कि स्विमिंग करने के बाद नॉर्मली जो योर हेयर बेसिकली गेट्स वेरी रफ। Yes, sir. Sometimes your skin it is also becomes very irritating and all that. This means के chlorinated water में मतलब ज्यादा expose होना to the chlorinated water is very safe, is not safe actually. ठीक है, तो क्लोरीन is used to eliminate bacteria, algae, और हम उसमें जो स्मेल वगैरह को भी कंट्रोल करते हैं, स्पेशली फॉर द केस ऑफ वाटर रिजर्वायर्स, स्विमिंग पूल्स में भी हम इसको यूज करते हैं। तो क्लोरीन ऐड करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। तो वी कैन यूज क्लोरीन गैस, ठीक है, और वी कैन यूज सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन कहते हैं, और वी कैन ऐड ड्राई कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, तो ये 3 तरीके हैं जिससे हम क्लोरीन जो है वो पानी में ऐड करते हैं। ठीक है, अगर हम खाली क्लोरीन गैस यूज कर रहे हैं तो देन वाटर ट्रीटमेंट के लिए तो नॉर्मली जो कंसंट्रेशन है वो इसकी क्या होगी, 1 to 16 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ वाटर। यानी बहुत कम क्लोरीन आपने बेसिकली ऐड करनी होती है 1 लीटर। आई थिंक ना सर का, लेकिन जो ही स्विमिंग करने के बाद वो जो ही बाहर निकलता है ना, उसका जिस्म जो सा है वो उसके आजू मतलब जहाँ जहाँ ऑफ कोर्स इट बिकम्स रेड, एक्चुअली रेड, और उसके ऊपर ना क्या कहना चाहिए, हिज बॉडी गेट्स हीटेड अप इतनी ज्यादा कि वो बंदा एक तो रेड हो जाती थी, ठीक है, और थोड़ी सी स्वेल अप भी हो जाती थी। तो ठीक है, तो पॉइंट इज के you see, depending upon the sensitivity of a certain person, chlorinated water can have side effects. Simple as that. सर जी सर हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये क्लोरीनेटेड वाटर है? यार अगर उसमें ज्यादा क्लोरीन है ना, देखो नॉर्मली स्विमिंग पूल्स के अंदर एवरीवन इज वेरी कॉशियस। हर बंदे को पता है कि we don't have to add too much of the chlorine, okay? ठीक है यार, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, लेकिन मैं आपको ब्रीफली स्मेल से आइडेंटिफाई हो जाता है आराम से। स्मेल से आइडेंटिफाई होता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा क्लोरीन डली हो तो उस वक्त होता है। अगर वो अप्रिशिएबल मतलब एक क्वांटिटी से थोड़ी सी ज्यादा है, थोड़ी सी ज्यादा है, बट स्टिल इट इज वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमंस, राइट? तो तब हमें नहीं पता चल सकेगा। अगर बहुत ज्यादा होगी क्लोरीन की, वेरी बड़ी टिपिकल रोटन एग्स लाइक स्मेल है, ऐसे ही है ना, क्लोरीन स्मेल की हो तो ऐसे तो वो पता चल जाती है। लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं है, बड़े इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन है, तो हमें वाकई नहीं पता चलेगा। पता उस वक्त चलेगा अगर इफ वी कीप ऑन स्विमिंग, इफ वी कीप ऑन यूजिंग दैट वाटर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम्स, इवेंचुअली इसके साइड इफेक्ट्स जो है वो एविडेंट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सिमिलरली क्लोरीन जो है इट इज वेरी कॉज आई इरिटेशन। ठीक है, नेसल कैविटी जो है उसमें भी ये इरिटेशन करती है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम को तो ये डैमेज करती है। ठीक है, क्लोरीन गैस की बात कर रहा हूँ, अगर क्लोरीन ज्यादा हो जाए।
इट इज एन अट्रैक्ट, हाँ। और फाइनली बट ये है कि यूएसए के अंदर बहुत से, मतलब 100 years बैक क्लोरीन वो कंटिन्यूसली यूज कर रहे हैं, एंड दे आर फाइन अप टू डेट। ठीक है, उनके स्विमिंग ओलंपिक्स जो हैं, जो भी वाटर स्पोर्ट्स हैं ऐड की जाती है आपको। मुझे याद है कि यूईटी के स्विमिंग पूल में या जहाँ जहाँ मैं मंदिर भी, जिस जिस जगह भी मैं, there is quite a difference between of the Pakistan and the standards that they have abroad. ठीक है, और उसकी मेन रीजन है कि इट्स ऑल अबाउट precision and accuracy. ठीक है, they know how much of a certain quantity are they they gonna add. पाकिस्तान के अंदर इस तरह नहीं है, अंदाजे के साथ बस इतनी डाल दो, देखिए क्या होता है। ये है कि इट इज इकोनॉमिकल, इट इज वेरी इफेक्टिव, वजह है कि इसका जो भी वो ज्यादा है और कम नहीं हुआ। अच्छा जी, उसके बाद यार यहाँ पे ब्रेक ना ले लें 10 मिनट की? आधे घंटे के लिए कितने की? आधे घंटे सर आधे सर घंटे में क्या 15 करें? सर 15 मिनट की काफी है। या मेरा ख्याल है 10 से 15 मिनट 15 मिनट काफी की है। काफी है। हाँ, 15 मिनट काफी है। 15 minutes ठीक। हाँ, 10 से 15 मिनट। तो अभी 9:30 हो रहे हैं, तो लेट्स गेट बैक अराउंड 9:45 9:50। ठीक है, और हमारा आधा लेक्चर ऑलमोस्ट डन है। इतना 1 घंटा ही और लगेगा, मे बी 1.5 hours, तो चीजें जो उनसे हैं वो बी कंप्लीटेड। सर और वो कुछ बच्चे कह रहे हैं ऐड भी कर लेंगे। ऐड कर लेते हैं बच्चों को। अच्छा जी, अच्छा यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है बिफोर गोइंग टू द ब्रेक? सर अगर स्विमिंग पूल में ना डाली जाए क्लोरीन तो उसका क्या होगा? इसमें क्लोरीन डाले? स्विमिंग जो वाटर होता है स्विमिंग पूल में उसमें तो। अच्छा देखें अगर तो देखें, इट डिपेंड्स एक्चुअली। नॉर्मली अगर स्टेगनेंट वाटर है तो एटमोसफेयर में हमारे बैक्टीरिया वायरस अवेलेबल है, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो उसके अंदर आ जाए, फिर आना शुरू कर देती है पानी के अंदर। आपको पता है खड़े पानी में, ठीक है, पानी के अंदर जो सा है देर इज अ टिपिकल स्मेल। ठीक है, वो स्मेल और ऑर्डर आना शुरू हो जाता है। ठीक है, और उसके अलावा अगर उस पानी के अंदर, इफ इट इज सॉर्ट ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर इन द सेंस कि अगर उसमें बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक्स हैं, ठीक है, तो माइक्रोबियल एक्टिविटी तो बेतहाशा होगी। इसका मतलब यह है कि वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआस, ये दे एक्चुअली ग्रो इन एक्सपोनेंशियल रेट। ठीक है, और आप जब वो पानी, आप ऑफ कोर्स इफ यू कीप यूजिंग दैट वाटर ओवर पीरियड ऑफ टाइम, आपकी यू कैन हैव स्किन इन्फेक्शंस। ठीक है, पानी आपके कानों में भी जाता है, ऑफ कोर्स। आई मीन इट कैन एंटर ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो नेसल कैविटी में भी, I mean, वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाएगी एंड नॉट गुड फॉर द हेल्थ एक्चुअली। दैट ओके इज सर। ओके जी, लेट्स हैव ब्रेक। और ब्रेक के बाद जॉन सा ना वो मिलते हैं। मैं भी जरा चाय शाय पी लूँ। Enjoy your tea, sir.
में हम ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन वाला जो टेस्ट है ये दोबारा रिपीट कर दें। टेस्ट देखो, टेस्ट जो हम यूज करते हैं उसका नाम है BOD5। ठीक है, BOD5 को हमने, BOD का मतलब है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और 5 जो हमने इंट्रोड्यूस करवाया दैट इज बेसिकली 5 डे टेस्ट। उसमें होता क्या है कि हम खुद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐड करते हैं टेस्ट के दौरान। ठीक है, अगर ऑर्गेनिक मैटर है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिक मैटर को यूज करेंगे अपनी एज ए फूड। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करेंगे एज ए फूड तो उनकी ग्रोथ भी बढ़ेगी, रेप्लिकेट होंगे, ये ग्रोथ बढ़ेगी बेसिकली। अब वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो से हैं वो ऑर्गेनिक मैटर को फीड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, तो जब वो ऑक्सीजन को फीड करते हैं तो हम मेजरमेंट जो है वो ऑर्गेनिजम्स की नहीं करते, हम वो ऑक्सीजन जो यूज कर रहे होते हैं उसको मेजर करते हैं। ठीक है, टेस्ट से पहले भी और 5 दिन टेस्ट के बाद भी। और उसके बाद हम कोरिलेट कर लेते हैं कि जी यहाँ पे बायोलॉजिकली जो ऑक्सीजन कंज्यूम हुई है वो इतनी हुई है, इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक मैटर इतना प्रेजेंट होगा उसके अंदर। ठीक है, क्लियर? या नहीं समझ लगी? फिर आवाज आ रही है आप लोगों को? सर जी अच्छा, सर, आ रही सर है। आ रही है। तो ये जिसने क्वेश्चन किया था उसको हुआ या नहीं हुआ? अच्छा, और इस तरह से कि अभी हम आगे चलते हैं दोबारा। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड हम ऑर्गेनिक मैटर की कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं, लेकिन वो बायोडिग्रेडेबल भी और नॉन बायोडिग्रेडेबल भी। इसलिए ऑर्गेनिक मैटर इसके अंदर जो हम मेजर करें वो टोटल ऑर्गेनिक मैटर मेजर करते हैं, ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ बायोडिग्रेडेबल मैटर। यहाँ पे मैंने एक वीडियो का लिंक दिया, ये आप, ये मेरे ख्याल है 4-5 मिनट की वीडियो, मेजरमेंट मेथड उसने ना लेबोरेटरी के अंदर बताया हुआ है। आप लोगों ने अभी COD BOD का टेस्ट किया क्लास के अंदर अपने लैब में? नहीं किया सर, नहीं किया। अच्छा, नहीं किया। नो सर। आई एम नॉट श्योर कि वो कौन सा BOD का मेथड आपको बताएंगे, लेकिन अगर आप 5 मिनट मुझसे टाइम लें और इस वीडियो को जरा देखें। ठीक है, ये उर्दू में एक्सप्लेन की हुई है, उर्दू में तो बेसिकली हिंदी में एक्सप्लेन की हुई है, कोई इंडियन प्रोफेसर है उसने ये वीडियो बनाई है, सर लिंक अच्छी चैट वीडियो। में दे दें। अच्छा जनाब, लिंक चैट में दे देते। और आप मुझसे कोई 5 मिनट लें और 5 मिनट के बाद दोबारा मिलते हैं, ये जरा वीडियो देख लें।
यार आप लोगों ने देख ली? यस सर। अच्छा, समझ आई आप लोगों को? जी सर, ये टाइटेशन ही थी, समझ आ गई। हाँ, इट्स सिंपल टाइटेशन वैसे। यस सर। उसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। मोस्ट प्रोबेबली लैब में भी आप अच्छा, लेकिन अब ये है कि आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि आजकल मतलब नाउ डेज वी हैव वेरी एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स जिसके अंदर हम जस्ट वी प्लेस सैंपल एंड इवेंचुअली इट गिव्स अस सीओडी, बीओडी, टीडीएस, टीएसएस सब कुछ हमें बता देता है। आई एम नॉट श्योर कि लैब में ऐसा कोई इक्विपमेंट अवेलेबल है या नहीं, बट ये जो मेथड है दिस इज
sort of not outdated method, लेकिन ये है कि ये पहले बड़ा डेवलप हुआ था. It is quite manual और इसमें हमें इतनी ज़्यादा accuracy भी नहीं मिलती. ठीक है, it's all about experience and titration. ज़ाहिर है, it's not very accurate. ठीक है, but in any case, you guys have to understand that there is certain method that is available for measurement of COD. Concentration units जो उनसे हैं इसके, वो भी हम उसी तरह मेजर करते हैं, मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन पर लीटर ऑफ वाटर. दूसरा ये कि COD is always greater than BOD. Why? कौन बताएगा मुझे? सर क्योंकि इसमें हम होल ऑर्गेनिक मैटर को करते हैं. अच्छा, फिर नहीं, COD क्यों ज्यादा है BOD से? तो जो COD है वो इम्प्योरिटीज को अब्सॉर्ब करने के लिए यूज होती है, तो इस वजह से शायद ज्यादा होती है. नहीं, इम्प्योरिटीज को कौन सी इम्प्योरिटीज कौन सी absorb होती है? तो उसमें इम्प्योरिटीज खुद ऐड करते हैं. सर ये होल ऑर्गेनिक मैटर को सर ये जो है ये बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों को कर रही है, तो इस वजह से बात ये है कि इसमें दोनों ऑर्गेनिक मैटर हमको मेजर कर रहे हैं ना, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो दैट इज व्हाई COD इज हायर देन BOD. ठीक है, और उसमें सिर्फ BOD के अंदर वी आर ओनली फोकसिंग ऑन बायोडिग्रेडेबल मैटर, दैट इज व्हाई BOD इज लेस देन COD. अच्छा जी, आगे हमारे पास आ जाता है जी टॉक्सिक हैवी मेटल्स इन वाटर स्ट्रीम्स. अच्छा जी, टॉक्सिक हैवी मेटल्स. ठीक है, वाटर सिस्टम्स के अंदर हैवी मेटल्स दे कैन आल्सो इंट्रोड्यूस्ड. किस तरह हो सकते हैं? आपके सामने 3 पॉइंट्स हैं. पहला जी सॉइल. सॉइल के अंदर भी हमारे पास, अगर हम इसकी रॉक की क्या कॉम्पोजिशन होती है नॉर्मली, एंड व्हाई इज रॉक दैट हार्ड? रिजिड है, हार्ड है. हार्ड क्यों है? नेट से. यस सर. गूगल करें फौरी आपको पता हो कि रॉक्स की क्या कॉम्पोजिशन है. रॉक्स पत्थर सर 3 डायमेंशनल होते हैं. क्या होते हैं? 3 डायमेंशनल से क्या मुराद है? यार रॉक्स में मैं आपको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मींस. हाँ ठीक है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है. सब रॉक्स होते हैं वो इंटेंस हीटिंग और प्रेशर से बनते हैं, और उनकी कंपोजिशन असल चीज. हाँ, कंपोजिशन क्या होती है उनकी? मिनरल्स का क्या मतलब है? मिनरल्स में आयंस यार. नहीं, आयंस नहीं होते इसमें. मिनरल्स का मतलब ये है यार, देखो ना, कैल्शियम इज अ मिनरल. कैल्शियम इज हार्ड बेसिकली, राइट? आपकी बोन्स जो होती हैं दे हैव कैल्शियम, राइट? सख्त होती हैं. ठीक है, मैग्नीशियम, ये सारे मेटल्स हैं. आयरन भी होता है उसमें, आयरन ऑक्साइड भी होता है, वगैरह वगैरह. ये सारी चीजें, यही वजह है कि जो मेटल सेल के अंदर सिलिकॉन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स होते हैं, सिलिका होती है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है. ठीक है, तो ये सारे के सारे मिनरल मैटर हैं. मिनरल मैटर आर बेसिकली दे हैव इन कंपोजिशन उनमें मेटल्स भी प्रेजेंट होते हैं. दैट इज वन ऑफ द सोर्सेज आर द वेदरिंग ऑफ सॉइल एंड रॉक्स, जिनकी वजह से जो सा वो मेटल जो सा वो एज ए कंटेमिनेंट ऐड हो जाता है पानी के अंदर. सिमिलर इज द केस विद द वोल्केनिक इरप्शंस. ठीक है, और यही वजह है कि जो लावा होता है बेसिकली, ठीक है, वो इट्स वेरी रेड हॉट एंड इट्स वेरी विस्कस एंड थिक, लेकिन जो ही वो ठंडा होता है इवेंचुअली इट बिकम्स रॉक हार्ड. व्हाई? बिकॉज मोस्टली इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ सल्फर आयड, बाय द वे. ठीक है, उसके अंदर बहुत से मिनरल मैटर्स भी होते हैं वोल्केनिक इरप्शंस में. ठीक है, तो मेटल का जो सोर्स ऑफ मेटल इज आल्सो वोल्केनिक इरप्शंस. ठीक है, और बाकी जो है वो हमारे पास ह्यूमन एक्टिविटीज हैं व्हिच इन्वॉल्व्स माइनिंग, जो मिनरल माइनिंग करते हैं हम. ठीक है, कोयले के अंदर भी वो ऐश जो सी है, ऐश इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ मेटल ऑक्साइड्स.
ठीक है, आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, उसके अंदर सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये सारी चीजें उसके अंदर भी होती हैं। तो माइनिंग प्रोसेसेस होते हैं और मेटल मेटल जो मेटलर्जिकल ऑपरेशंस हैं जिनमें मेटल की बेंडिंग होती है, मेटल की ट्रीटमेंट होती है, दे आर द मेन सोर्सेज ऑफ द मेटल्स, जो कि यू सी दे कैन बी they can act as contaminants when they are ready to water। ठीक है, ठीक है। तो ये सारे के सारे मेटालिक पोल्यूटेंट्स हैं। मोस्ट कॉमन पोल्यूटेंट्स, मेटालिक पोल्यूटेंट्स कौन कौन से? आर्सेनिक, कैडमियम, क्रोम, कॉपर एंड लेड। मैंने एक एमएससी का हमने कोई रिसर्च थीसिस इस तरह से लिखा है, इस तरह से बनाया है टाइटल कि हम वी विल ट्राई टू यूज एक्टिवेटेड कार्बन टू, एक्टिवेटेड कार्बन रिसर्च में वैसे भी बहुत यूज हुई है, इज नॉट एन इशू। पॉइंट ये है कि वी रियली वांट टू ट्रीट ग्राउंड वाटर। हमने यहाँ से सैंपल लिया लाहौर के ग्राउंड वाटर से, उसको हमने उसकी कुछ एनालिसिस वगैरह करवाया, तो पता चला कि उसके अंदर आर्सेनिक जो है, आर्सेनिक इज एक्सट्रीमली कार्सिनोजेनिक। आर्सेनिक द मेटल कंटामिनेशन में आर्सेनिक की जो क्वांटिटी है that is 6 times the quantity prescribed by WHO and Pakistan EPA, 6 गुना ज्यादा ग्राउंड वाटर की। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन दे डोंट हैव एनी एक्सेस, और आप कह लें कि फाइनेंशियल लिमिटेशंस हैं, वो गवर्नमेंट नेस्ले का पानी नहीं अफोर्ड कर सकते, तो इवेंचुअली दे आर यूजिंग ग्राउंड वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस, और उसके अंदर आर्सेनिक है, एंड आर्सेनिक एक्सट्रीमली कार्सिनोजेनिक। ठीक है, आर्सेनिक की कोई थोड़ी बहुत ज्यादा भी कंसंट्रेशन नहीं है, 6 टाइम्स हायर देन एज कंपेयर एज जो मैक्सिमम लिमिट होनी चाहिए उसमें, उससे 6 गुना ज्यादा। तो जाहिर है अल्लाह बचाए सारों को। बहरहाल ये कि दिस इज द रियल सिचुएशन। द मोस्ट कॉमन मेटल पोल्यूशन इन वेस्ट वाटर कम्स फ्रॉम माइनिंग कंपनीज। ठीक है, माइनिंग कंपनीज में क्यों? चूंकि माइनिंग कंपनीज के अंदर हम एसिड को यूज करते हैं, और एसिड क्यों यूज करते हैं? बिकॉज एसिड्स के अंदर जो सा मेटल्स दे आर मोस्टली सॉल्युबल। ठीक है, तो जब ड्रेनेज इनका प्रोसेस होता है तो मोस्ट ऑफ द एसिड सोल्यूशन इज एडेड टू द ग्राउंड वाटर। ठीक है, जिसमें हाई लेवल ऑफ मेटल्स होते हैं, और यही वजह है। अब लाहौर में क्यों इस तरह से हुआ? अगर आर्सेनिक ज्यादा है, आर्सेनिक अगर ज्यादा है, इसका मतलब है कि यू सी एट सम पॉइंट अक्रॉस द, अभी तो हमने 1-2 सैंपल्स करवाए हैं एक सर्टेन एरिया, चुबुर्जी के इलाके के सैंपल्स हैं। ठीक है, टैप वाटर के, वो जो सीधा ग्राउंड वाटर से ले रहा पानी। ठीक है, तो अगर हम मुख्तलिफ अगर हमारे पास ज्यादा रिसोर्सेज होंगे तो डेफिनेटली विल गो फॉर, मतलब हम सैंपलिंग करवाएंगे और पता चलेगा कि एग्जैक्टली ग्राउंड वाटर की क्या सिचुएशन है। बट कपल ऑफ सैंपल्स एक्चुअली इंडिकेट के अक्रॉस द लाहौर जाहिर ग्राउंड वाटर इज नॉट वेरी हेल्दी, और उसमें कंटामिनेंट्स बहुत ज्यादा हैं। अभी हमने सिर्फ मेटल्स के करवाए थे, अभी हमने बाकी चीजें नहीं करवाई, फॉर एग्जांपल बीओडी, सीओडी, इस तरह के कोई रिजल्ट्स नहीं करवाए, क्योंकि वी हैव आल्सो फाइनेंशियल लिमिटेशंस। तो खैर बहरहाल, तो ये इट्स अ सीरियस इशू इन पाकिस्तान आल्सो। पाकिस्तान में तो खैर हर चीज बहुत सीरियस इशू है, बेशक उसका ताल्लुक एयर पोल्यूशन से हो या वाटर पोल्यूशन से हो या इवन सॉइल पोल्यूशन से हो। अच्छा जी, अगला जो हमारे पास है, अच्छा जी, नॉइज पोल्यूशन। अच्छा जी, नॉइज, द वर्ड नॉइज इज एक्चुअली ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड नॉजिया, जिसका मतलब होता है अनवांटेड साउंड, या साउंड दैट इज टू लाउड, दैट इज अनप्लेजेंट एंड दैट इज अनएक्सपेक्टेड। ऐसी आवाज जो कि बेसिकली नापसंदीदा हो। ठीक है, दैट इज बेसिकली नॉइज। ठीक है, इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज रॉन्ग साउंड एट द रॉन्ग टाइम एट द रॉन्ग प्लेस। नॉइज को जो हम मेजर करते हैं वो डेसिबल से मेजर करते हैं, डीबी इसका एब्रिविएशन है, तो डीबी का एब्रिविएशन डेसिबल्स है। ठीक है, 70 डेसिबल्स तक जो एक्सपोजर है साउंड लेवल्स एंड दैट इज टॉलरेबल, और उसका कोई डैमेज नहीं है, irrespective of the amount of the time you are hearing a certain sound of equivalent to 70 decibels, intensity of 70 decibels। लेकिन अगर 70 decibels से ज्यादा हो जाता है, फॉर एग्जांपल इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो अगर 80 decibels 8 घंटे तक अगर आप कोई 80 decibels की साउंड कॉन्टिन्यूसली सुनते रहें,
तो इवेंचुअली हियरिंग इम्पेयरमेंट के इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और रात को सोते वक्त आई एम श्योर के नॉर्मली ऑन एवरेज जो साउंड नॉइज लेवल है दैट इज अराउंड 25 to 30 डेसिबल्स। ये बड़ा पुरसकून होता है। तो अच्छा, इफेक्ट्स क्या क्या है हियरिंग इम्पेयरमेंट आपकी, विद द पैसेज ऑफ टाइम, इफ यू आर लिविंग इन एन एरिया जहाँ पे बहुत ज्यादा नॉइज लेवल्स हैं, ठीक है, हाँ, खास तौर पे इफ यू आर लिसनिंग टू म्यूजिक, अगर आप बहुत ज्यादा ऊंचा म्यूजिक दी हैं एंड यू सी व्हेन यू गेट ओल्ड तो इवेंचुअली यू सी मतलब हियरिंग लॉस जो है वो हो जाएगा, हो जाता है, देयर आर चांसेस। ठीक है, फिर नेगेटिव सोशल बिहेवियर है, ऊंची आवाज, नो वन लाइक्स ऊंची आवाज। ठीक है, फिर उसके अलावा जो इश्यूज आते हैं वो आते हैं आपके इंटरफेरेंस विद द स्पोकन कम्युनिकेशन एंड स्लीप डिस्टर्बेंसेस एंड कार्डियोवास्कुलर डिस्टर्बेंसेस। अगर किसी की गाड़ी में वूफर लगा हुआ है, ठीक है, तो वूफर आप ज्यादा देर तक ऊंची आवाज में नहीं सुन सकते। खासतौर पर अगर वूफर लगा हुआ और आप पिछली सीट पे बैठे हुए हैं, यू सी द अमाउंट ऑफ द एनर्जी, वो जो साउंड लेवल है और उसका जो थ्रस्ट है, सम टाइम इट आल्सो हैव इम्पैक्ट ऑन योर हार्ट रेट, हार्ट बीट आपकी इफेक्ट हो जाती है उससे बाद का। ठीक है, तो दैट्स मतलब आपके बेसिकली ये है कि इवेंचुअली कोई ना कोई साइड इफेक्ट जरूर है, एज लॉन्ग एज साउंड इज ग्रेटर देन 70 डेसिबल्स इन एनी केस। खास अच्छा, अब खैर लाहौर में तो इस तरह का मैंने नहीं देखा। ये जो राइट साइड में आपको फोटोग्राफ नजर आ रही है, दिस इज बेसिकली रोड साइड नॉइज बैरियर। जो लोग मोटरसाइकिल पे ज्यादा ट्रेवल करते हैं, दे इवेंचुअली नो कि रोड के ऊपर यू सी लॉट ऑफ नॉइज एक्चुअली। ये इवन दो मोटरसाइकिल पे बंदे आपस में बात भी कर रहे हो तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू कम्युनिकेट, एक दूसरे को सुन ही नहीं सकते सही तरीके से, दे हैव टू स्पीक सो, मतलब बहुत ऊंचा बोलना पड़ता है उनको। तो अगर रोड साइड के पास आपके क्या कहना चाहिए रेजिडेंशियल एरियाज हैं, तो नॉइस को क्या कहना चाहिए, नॉइस को कम करने के लिए दे ऑलवेज यूज रोड साइड नॉइस बैरियर। अगर मतलब आपको अगर कोई विजिट किया हुआ किसी ने फॉरेन कंट्रीज या कोई अगर करना चाहे तो दे विल सी कि जहाँ जहाँ पे रेजिडेंशियल एरियाज हैं, एक तो खैर वो रेजिडेंशियल एरिया रोड साइड से काफी दूर है, बट इवेंचुअली, ठीक है, बट एनी हाउ फॉर द प्रोटेक्शन सिस्टम, फॉर द प्रोटेक्शन दे ऑलवेज हैव ऑलवेज इंस्टॉल्ड दिस रोड साइड नॉइज बैरियर, ताकि वो उसको कंट्रोल कर सकें, बिकॉज रात के टाइम अगर हो रही होगी, ठीक है, तो इट्स नॉट गुड, मतलब स्लीपिंग डिसऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट इज सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन में भी बेसिकली सॉइल पोल्यूशन क्या होती है, ऐसे कंटामिनेंट्स या केमिकल्स, ठीक है, दैट आर प्रेजेंट इन द सॉइल एंड विच आर बेसिकली हार्मफुल फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, उसमें ह्यूमंस भी आ जाएंगे, एनिमल्स भी आ जाएंगे, वगैरह वगैरह, सो ऑन एंड सो फोर्थ। Type of soil pollution can be distinguished by the source of the contaminant and effects on the ecosystem. ये मुख्तलिफ टाइप्स हैं सॉइल पोल्यूशन की। एक एग्रीकल्चर पोल्यूशन है, ठीक है, मतलब सॉइल पोल्यूशन विच इज द रिजल्ट, आई मीन एग्रीकल्चर पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड अर्बन एक्टिविटीज विच अल्टीमेटली रिजल्ट्स सॉइल पोल्यूशन। ठीक है, तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज क्या होती हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई बताना चाहे कि उससे सॉइल पोल्यूशन किस तरह होगी? ये बात हमने वैसे अभी पिछले लेक्चर में भी डिस्कस की है। पेस्टिसाइड्स, यस, हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, स्प्रेज, ये चीजें जो सी हैं, जब हम इनको यूज करते हैं तो इवेंचुअली ये सॉइल कंटामिनेट हो जाती है, अगर हम इनको यानी एक्सेसिव क्वांटिटी में यूज करेंगे। सॉइल एक और चीज पूछूं? जी जी सर, वो कभी कभी ऐसा होता है कि लाइक फार्मर्स जो है वो बंद तोड़ के पानी अपनी तरफ लाना चाहते हैं, एरिया वाटर लॉक्ड हो जाता है रिजल्टिंग इन सैलिनिटी, तो वो भी सॉइल खराब होगी ना? दोबारा बताओ, मुझे समझ नहीं लगी सही आवाज, दोबारा बताओ। सर, वो एरिया जब वाटर लॉक्ड हो जाता है, लाइक समटाइम्स फार्मर्स ऐसा करते हैं ना कि बंद तोड़ लेते हैं, तो लाइक इलीगली पानी अपनी तरफ ले आते हैं, तो वो ज्यादा पानी हो जाता है ना, ज्यादा पानी हो जाता है, फिर वो सैलिनिटी हो जाती है उधर ही। या देखो एक्सेस, देखो इन जनरल बड़ी सादा सी बात है, सादा सी बात ये है कि
एक तो उसमें पानी जाया हुआ ही है। अब लेटेस्ट देखो, मैं एग्रीकल्चर, आई डोंट अंडरस्टैंड एग्रीकल्चर, बट जो बिट है थोड़ी बहुत चीजें दैट आई अंडरस्टैंड इज के everyone, for example, each plant has a different capacity for uptaking water, right? अगर आप उससे ज्यादा पानी देंगे तो वो उसके लिए नुकसानदेह है, ठीक है। एंड सिमिलर इज द केस विद द सॉइल, ठीक है। अगर सॉइल को इतना पानी, अगर पानी खड़ा रहता है वहां पे फॉर ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम्स, ठीक है, तो इवेंचुअली सॉइल की फर्टिलिटी और सॉइल क्वालिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज होगी, आई एम वेरी श्योर। अच्छा, और अर्बन एक्टिविटीज का मतलब यही है जो आपके समटाइम, यानी जिसका लैंड फिल रहा है। आपको पता है कि लाहौर के अंदर एक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, उसे कहते हैं लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, LWMC। LWMC क्या करती है, वो आपके घरों का पूरा कूड़ा करकट जो है जिसको म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट कहते हैं, वो उठा के डंपिंग साइट्स पे लेके जाती है। डंपिंग साइट्स का मतलब ये है कि कोई ट्रीटमेंट नहीं है उनकी, ठीक। मैंने कुछ we are trying to do certain research also in our for I'm not sure के to what extent we will be successful, but at least we are trying। अच्छा, वो वहां पे जाके जमीन होते हैं और उसमें डंप कर देते हैं और ऊपर मिट्टी डाल देते हैं। इवेंचुअली क्या होता है, सॉइल कंटामिनेट होना शुरू हो जाती है, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल बायोडिग्रेड होना शुरू हो जाता है। उस अब म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट में मेटल्स भी हैं, वुड भी है, प्लास्टिक भी है, ये सारा जमीन के अंदर जा रहा है और वो लीच आउट हो जाता है सॉइल के अंदर, और सॉइल से लीच आउट हो जाता है ग्राउंड वाटर के अंदर, ठीक है। और फिर यू सी द सर्कल कीप्स ऑन गोइंग, इवेंचुअली दे रीच ह्यूमंस। इन एनी केस सॉइल पोल्यूशन, अगर सॉइल आपकी कंटामिनेटेड है, आप उसी सॉइल में फसल उगा रहे हैं, ठीक है, तो जो प्लांट्स अपटेक करेंगे दे विल बी द कंटामिनेंट्स जो अपटेक करेंगे। आपको जब आप खाते हैं तो आप भी वही इनटेक कर रहे होते हैं, होता है आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो डिस्टर्ब होती है। आई एम वेरी श्योर के दिस इज वन ऑफ द रीजंस के वाई पाकिस्तानी जो हैं आफ्टर 40s और 50s दे टेंड टू गेट सिक अ लॉट, कोई ना कोई इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। लाइफस्टाइल तो एक इशू है ही है, वो क्वालिटी ऑफ द फूड इज ऑल्सो एन इशू, एंड मोस्टली और डायरेक्टली रिलेटेड टू सॉइल पोल्यूशन, ठीक है, पुअर वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर पोल्यूशन। तो बहरहाल यानी केस दीज आर द इश्यूज, और ये इसी तरह तरीके से ये साइकिल चलता है। अच्छा, इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। पोल्यूटेंट्स जो हैं ये सॉइल क्वालिटी फर्टिलिटी को डिस्टर्ब करते हैं। उसके अलावा सॉइल की नेचुरल कंपोजिशन होती है, विच नेचुरल कंपोजिशन का मतलब ये है कि जिसको हम कहते हैं ना, आजकल एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है ऑर्गेनिक फूड का, ठीक है। इट्स वेरी हार्ड टू से विच फूड इज एक्चुअली ऑर्गेनिक, बिकॉज इन पाकिस्तान नो वन नोज के यू डोंट हैव एनी सर्टेन क्राइटेरिया कि फूड ऑर्गेनिक है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि सॉइल इज नॉट नेचुरल कंपोजिशन, ठीक है। उसमें फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड वो डाल इस कंपोजिशन तबाह बर्बाद हो चुकी है बेसिकली, एंड आल्सो लीड टू इरोजन ऑफ द सॉइल। अच्छा जी, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर ऑफ द polluted soil affects genetic makeup of the body and may different kind of chronic health diseases आपको होना शुरू हो जाती हैं। chronic exposure to heavy metals, petroleum solvent। बात ये है कि दुनिया की जितनी भी बीमारियां हैं they eventually result from all these sources, soil pollution, ठीक है, water pollution, और ultimately इनका इफेक्ट दोनों के ऊपर था, ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। ये बात बेसिकली जो असल बॉटम लाइन है वो इस सारी स्टोरी की है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास एक और टाइप ऑफ पोल्यूशन, दैट इज बेसिकली थर्मल पोल्यूशन, जिसको हमने अभी पीछे भी डिस्कस किया हुआ है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से देखेंगे। थर्मल पोल्यूशन का मतलब ये है कि ऐसी अनडिजायरेबल हीट जो हम पानी को सप्लाई करते हैं, जिसकी वजह दैट इज, और सप्लाई करने की वजह से इट मेक्स द वाटर हार्मफुल फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स एंड एक्वेटिक लाइफ, ठीक है। सोर्सेज के हैं, नेचुरल पावर प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, कोल फायर पावर प्लांट्स हैं, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स हैं, डोमेस्टिक सीवेज है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ये सारी चीजें हमने पहले भी इनके थोड़ी बहुत चीजें प्रीवियसली डिस्कस कर ली हुई हैं। तो आप ये भी देख सकते हैं कि सारी चीजें ऑलमोस्ट दे आर कलेक्टिवली इंटरलिंक्ड, ठीक है। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम में अगर आप देखें तो दे आर एनी काइंड ऑफ पोल्यूशन इज बेसिकली हैव नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। अच्छा, अब इफेक्ट्स क्या हैं? अगर पानी का टेम्परेचर
ज्यादा हो जाता है किसी भी वजह से, आइदर वो न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी लगा हुआ, अगर वो फ्यूल, ठीक है। सिमिलर इज द केस विद कोल फायर पावर प्लांट, या अगर कोई ऐसे इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स हैं जिनकी जो जो पानी के अंदर ऐड होते सार उनका टेम्परेचर चेंज कर देते हैं, तो नुकसान क्या क्या होता है? नुकसान ये होता है कि डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाती है, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल इन एनी केस अगर उसके अंदर पोटेशियम साइनाइड है फॉर एग्जांपल उस वेस्ट स्ट्रीम के अंदर जो कि पानी में जा रहा है, और अगर वो हॉट वेस्ट स्ट्रीम है और हॉट वेस्ट स्ट्रीम की वजह से 10 डिग्री टेम्परेचर उसका बढ़ गया है, तो एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर doubles the toxicity of potassium cyanide. You see, so it can be, depending upon certain situation, things can be even aggravated and harmful, you know, खास तौर पे marine life के लिए, and later on when it comes to the food chain, when it is, I mean, अगर आप उसको food chain के साथ relate करें तो eventually, you know, it comes to humans as well. ठीक है, food storage for fish, इसका मतलब ये है इधर फिश भी जो सा उसकी भी कोई ना कोई फूड है, तो अगर टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है तो वो वाले ऑर्गेनिज्म विच आर एक्चुअली वेरी सेंसिटिव टू द टेम्परेचर, वो मरना शुरू हो जाते हैं इवेंचुअली। यू सी एनिमल्स जो से हैं, खास तौर पर जो फिश है विच इज ए वेरी कॉमन फूड वर्ल्ड वाइड, उसकी जो टिपिकल कुछ कोई भी चीज मतलब वो मरना शुरू हो जाएंगी, और उनकी स्पीशीज जो सी हैं वो डाइवर्स नहीं रहेंगी, दे विल बी वेरी नॉट अबंडेंट ऑफ कोर्स, उनकी जो अवेलेबिलिटी है वो कम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और उसके अलावा जो सबसे मेजर इफेक्ट है वो यही है कि यू नो डायरेक्ट मोर्टेलिटी, इट अफेक्ट्स डायरेक्ट मोर्टेलिटी ऑफ द मरीन एनिमल्स। अच्छा यार, यहाँ तक इफ एनीवन एनी क्वेश्चन तो आप पूछ लें मुझसे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है न्यूक्लियर पोल्यूशन। न्यूक्लियर पोल्यूशन का क्या मतलब है? सर बताऊं? हाँ बोलो। सर जो वेस्ट होता है ना सारा, यूरेनियम का हम यूज़ करते हैं, और अब यूरेनियम जिस चीज़ में या जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहा है, तो एंड पे वेस्ट बचता है, ज़्यादा बाई प्रोडक्ट्स आएंगे, तो उन सारों में कॉस्मिक रेज होती हैं, लेकिन उनको सही तरीके से डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाता हमारी इंडस्ट्री में। लाइक ऑल अदर इंडस्ट्रीज, न्यूक्लियर इंडस्ट्री में भी सही डिस्पोजल नहीं हो सकता, तो वो जनाब साहब जहाँ भी उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं तो वो सारा न्यूक्लियर पोल्यूटेड एरिया हो जाता है। अच्छा, आपने बात बिल्कुल ठीक किया, मैं इसको थोड़ा डिफरेंट वर्ड्स में एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए जी, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं फॉर एग्जांपल, या क्या कहना चाहिए, या और ऐसी एक्टिविटीज जहाँ पे we use radioactive substances या radioactive material, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखे हैं यूरेनियम 235, 283, थोरियम है, पोटेशियम, सोडियम है, कार्बन है, ठीक है। जहाँ जहाँ पे ये चीज यूज होती है, ठीक है, वहां वहां पे चांसेस हैं कि ये वाले रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस जो उनसे हैं दे विल बी द पार्ट ऑफ देयर ड्रेनेज सिस्टम्स, और उनके फ्लुएंट्स के अंदर ये चीजें होंगी। इवेंचुअली दे एंटर टू द एयर, वाटर और अर्थ, और ठीक है, एंड दे हैव सर्टेन नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, ठीक है। अब सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं? कॉस्मिक रेज फ्रॉम आउटर स्पेस, ठीक है, ये मैंने ख्याल अब जो हमारे पिछले लेक्चर्स हुए हैं उनमें भी मैंने डिस्क्राइब किया था व्हाट एग्जैक्टली आर द कॉस्मिक रेज, क्या होती हैं वैसे, कोई बच्चा अगर बताना चाहे तो। सर मैं बताऊं? हाँ बोलो। होते ना एटॉमिक जो न्यूक्लियाई होते हैं, या कोई प्रोटॉन्स हो हाई एनर्जी वाले, तो वो तकरीबन लाइट की स्पीड से मूव कर रहे होते हैं। तो ठीक हो गया, ये मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा टू द पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ कि ऐसे रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स जो very if they enter earth space with the speed of the light, eventually
वो हाई एनर्जी पार्टिकल्स, रेडियोएक्टिव पार्टिकल ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ लाइट आर नोन एज कॉस्मिक रेज। वेरी हाई एनर्जी रेज होती हैं, या आप उनको पार्टिकल्स कहते हैं। दे आर बेसिकली कॉस्मिक रेज जो आउटर स्पेस से सम टाइम इट पेनिट्रेट्स, बट जाहिर है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर वी हैव different layers of the atmosphere, ठीक है, तो eventually they protect us from major cosmic rays, but to some extent they can even penetrate मतलब वो lithosphere तक भी आ जाती हैं और troposphere तक भी। अच्छा जी, emissions from radioactive elements into the earth crust। रेडम एक जौन सा रेडियोएक्टिव एलिमेंट है जो कि अर्थ क्रस्ट में काफी अवेलेबल है, ठीक है, और समटाइम्स जौन सा ये भी रेडिएशन एमिट करना शुरू कर देता है। दैट कैन आल्सो बी अ सोर्स ऑफ न्यूक्लियर पोल्यूशन, ठीक है। न्यूक्लियर वेस्ट हैंडलिंग एंड डिस्पोजल, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, अगर उनका वेस्ट आप सही तरीके से हैंडल या डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहे, जो कि बेसिकली इट्स वेरी हार्ड टू हैंडल एक्चुअली, तो मतलब इस तरह इश्यूज जो उनसे हैं वो ज़ाहिर न्यूक्लियर पोल्यूशन जो सी है विल बी ऑफ कोर्स एविडेंट अगर आप उसकी हैंडलिंग या डिस्पोजल जो वो सही तरीके से नहीं कर रहे, ठीक है। ऐसी फैसिलिटीज जहाँ पे डिफेंस वेपन प्रोडक्शन फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, खोटा पावर प्लांट या KRL रिसर्च ऐसी we do research and development activity kind of जहाँ पे सारे ये फील्ड हैं जहाँ पे हम ये सारे के सारे एलिमेंट्स को यूज करते हैं, उनका भी कोई ना कोई है, ठीक है। तो डिफेंस जो सी हैं वहां पे भी दैट इज आल्सो अ सोर्स ऑफ न्यूक्लियर। एंड देन माइनिंग प्रोसेसिंग ऑफ रेडियोएक्टिव ओर्स, रेडियोएक्टिव जिसमें रेडियम है काफी ज्यादा यूरेनियम लेवल है, अगर आप उसकी माइनिंग वगैरह करते हैं उसकी प्रोसेसिंग में, तो ऑफ कोर्स दैट इज आल्सो न्यूक्लियर पोल्यूशन। इफेक्ट्स जो से हैं वो सोमैटिक इफेक्ट्स, इसमें ये होता है कि ठीक है, और उनके जो ऑर्गन फंक्शंस हैं वो सही तरीके से नहीं करने देते, ठीक है। इट इज हम जाएं तो सोमैटिक जोन है वो सेल्स जो डैमेज करना शुरू करते हैं। अच्छा, फिर है जेनेटिक इफेक्ट्स। ये अगर एक्सपोजर ज्यादा हो जाए या ज्यादा लेवल का एक्सपोजर, तो उसमें फिर रेडिएशन जो हैं दे कॉज म्यूटेशंस, ठीक है। आपने किसी ने एक्सपेरिमेंट देखी हो तो उसमें म्यूटेंट्स होते हैं, तो बेसिकली म्यूटेंट उनका जेनेटिक कोड ही डिफरेंट होता है, ठीक है। तो सर गॉडजिला भी एग्जांपल है। हाँ जी, गॉडजिला भी एक एग्जांपल है, ठीक है। ये नॉर्मली वहां पे होते हैं अगर आप उन एरियाज के आसपास होंगे जहाँ पे टेस्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल स्मॉल स्केल एटॉमिक बॉम्ब का हुआ, ठीक है। आप हाँ, ये हिरोशिमा नागासाकी एग्जांपल तो आप लोगों ने पढ़ी होगी कि वहां पे अभी तक वो जो जेनेटिक ही कोड चेंज हो गया है, वहाँ के जो बच्चे पैदा होते हैं उनके अंदर दे हैव a lot of disorders and all that. So basically why? Because of the radioactive explosion, जिसकी वजह से रेडिएशन की डेंसिटी इतनी ज्यादा थी, ठीक है, कि वो अभी तक एग्जिस्ट करती है, because half life of all those radioactive atoms they are actually very very high। तो उसकी वजह से वो म्यूटेशंस हो जाती हैं स्टार्ट, एंड दे आल्सो इफेक्ट फ्यूचर जनरेशंस। अच्छा जी, यहाँ तक हो गया लेक्चर एंड आज का। इफ एनीबडी इज हैविंग एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग लेक्चर, रिगार्डिंग एग्जाम्स, क्योंकि इसके बाद मोस्ट प्रोबेबली विल हैव आवर फाइनल लेक्चर एंड आई विल बी एबल टू रैप अप एवरीथिंग, मतलब मैं मुका दूंगा हर चीज, ठीक है। It might be an even longer lecture than this one, most probably 15 to 20 slides. ठीक है, but in case if you guys have any questions, please let me know. सर जी सर, ये जो हमने पेपर की इस दफा तैयारी करनी है वो सिर्फ स्लाइड से करनी है ना, जो आप अपलोड कर रहे हैं? जी स्लाइड से करनी है। यस सर, थैंक यू। मिट्स भी निकली लोग मेड्स का जो एक्चुअली क्वेश्चन है ना, हमारी एक मीटिंग होगी उसके बाद विल डिसाइड के आप
मेरी अगर ओपिनियन लें तो आई वुड रियली लाइक के मिड से आगे वाला सेक्शन आना चाहिए फाइनल्स में। ये सर मिड से आगे वाला आना यस सर। चाहिए। ठीक है, उसकी वजह यह है कि यू मतलब आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। सर और वो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि सर स्लाइड्स के साथ रिकॉर्डेड लेक्चर भी शेयर कर दिया करें। अच्छा, मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स के मुतालिक आपको बताऊं कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स हम दे नहीं सकते स्टूडेंट्स को। ठीक है, ये इट्स बेसिकली। सर वो बीच में कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है और बहुत सारी बातें होती हैं इस वजह से। अच्छा, तो मैं आपको ये कहता हूँ कि इन केस इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, मैं हमेशा ऑफिस में अवेलेबल होता हूँ टिल 7-7:30 PM। ठीक है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, नो इश्यूज एट ऑल। व्हाट्सएप भी पूछ सकते हैं, दैट इज आल्सो नॉट एन